नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा पर वित्त मंत्री का जवाब। राज्यसभा से सामूहिक संहार के हथियारों से जुड़ा विधेयक और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक पारित। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी। नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री। बोली लगाने में जियो कंपनी अव्वल। जीएसटी संग्रह का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। जुलाई में 28% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए कलेक्शन। देश में विनिर्माण पीएमआई जुलाई में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर। केरल में मृत युवक के नमूनों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि। मामले की उच्च स्तरीय जांच। देश में मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने के लिए कार्यबल गठित। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारोत्तोलन में अचिंता शेवली ने दिलाया तीसरा स्वर्ण। भारत के खाते में अब तक कुल 6 पदक। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा समिति कल्याण परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से समाज सेवा के लिए समय देने का आह्वान किया। The core of Indian philosophy, share and care, is the core of Indian philosophy. Vasudhaika Kutumbakam, Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We want all to be happy, to be prosperous. That is our aim. We don't discriminate on the basis of caste, creed, sex, religion and region. महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों से मध्य प्रदेश के सड़क संपर्क में सुधार के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं की नींव रखी। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन जुलाई महीने में सालाना आधार पर 11% बढ़कर 4.73 करोड़ टन पर पहुंच गया। देश में एक दिन में कोरोना के 16,464 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,989 हो गई है। देश में विमान ईंधन की कीमतों में 12% की भारी कटौती हुई। ये एटीएफ में अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी की संभावनाओं के बीच ये कमी हुई है। म्यांमार में सैन्य शासन के प्रमुख ने आपातकाल की अवधि फरवरी 2023 तक 6 महीनों के लिए बढ़ा दी है। जनरल हैलम ने कहा कि देश में स्थिरता और शांति बहाल होने के बाद ही चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलीपींस ने कहा कि चीन के रॉकेट का मलबा देश के पश्चिमी क्षेत्र में जिस स्थान पर कथित तौर पर गिरा है, वहां से नुकसान होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन से अनाज लेकर एक जहाज उसके ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो गया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय तक चले मैच में जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता। लोकसभा में आज मूल्य वृद्धि पर चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के बावजूद वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले 2 साल में विश्व बैंक, IMF और दूसरी वैश्विक संस्थाओं द्वारा विश्व की विकास दर और भारत की विकास दर के बारे में कई बार आकलन किया गया है, लेकिन हर बार जब उन्होंने आकलन किया तब विश्व की विकास दर उस अवधि में अनुमान से कम रही है, जबकि भारत की विकास दर उनके अनुमान से अधिक रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं। A Bloomberg survey which was done by economists has said that 0 probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is 0 probability
of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. इससे पहले चर्चा में कांग्रेस समेत कई दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नोटबंदी और जीएसटी के कार्यान्वयन की आलोचना की। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। किसी भी विकसित देश में जो मापदंड है वो ये है कि 2/3 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में लगभग भारत में 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है और अगर हम विकसित देशों के श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेके जाना जरूरी है। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो, आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आप ये समझिए 1950 से लेके 1990 तक देश की स्थिति 1950 से लेके 1965 तक बहुत अच्छी चल रही थी सर। 65 के समय जीडीपी का केवल 4% हम बाहर से कर्ज ले रहे थे। 65 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी सर। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया। इसके साथ ही मॉनसून सत्र में सदन के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। 25 जुलाई को कांग्रेस के इन 4 सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। राज्यसभा से आज 2 अहम विधेयकों को मंजूरी मिली। सदन ने सामूहिक संहार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन में अवरोध के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून में कुछ खामियां थीं और उनका समाधान निकालने के लिए ये संशोधन आवश्यक था। विदेश मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश की सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बेहतर है। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। We've had a prolonged discussion on the weapons of mass destruction and the delivery systems amendment bill. I compliment all the members who have spoken, and I note that there has been unanimous support for the bill, that the majority of members have actually made common points. संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ही इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने उसका जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। Request the chair to move the bill for being passed. I have carefully listened to all the speakers. I thank them, Mr. Sujit Kumar, Mr. Niranjan Reddy, Mr. Sushil Modi, Mr. Thambi Durai, Ravindra Kumar, and Mr. Niranjan Reddy has made some very studied suggestions which have been taken note of. More or less they are already incorporated as a part of the bill, and when the rules are framed, the rest will be taken in. देश में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गई है। 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई। नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे अधिक बोली लगाई। इससे पहले रविवार को बोली लगाने के 6ठे दिन कुल स्पेक्ट्रम बिक्री 1.5 लाख करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर गई थी।
अत्यधिक उच्च गति की इंटरनेट सेवा देने में सक्षम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के 6 दिनों में अब तक 1,50,130 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं। रविवार को आयोजित 7 नए दौर की बोली में 163 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इस नीलामी में कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की पेशकश की गई। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी एंटरप्राइजेज ने भी शिरकत की। 51,236 megahertz has been sold. 72,098 में से 51,236 has been sold. That is about 71% of the total spectrum which was bid out has been sold. मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने संजय राउत को धनशोधन निवारण अधिनियम अदालत में पेश कर 8 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक ने अदालत से कहा कि राउत और उनका परिवार अपराध से अर्जित धन के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। ईडी ने मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में रविवार को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था। केरल में 30 जुलाई को जिस 22 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, उसके नमूनों में मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। युवक हाल में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। वहां भी उसके मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। यूएई में 19 जुलाई को उसके नमूने लिए गए थे और 21 जुलाई को वो भारत लौटा था। इसके बाद 27 जुलाई को उसे त्रिशूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केरल सरकार ने युवक की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। देश में अब तक इस संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं। देश में मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में निर्णय लेने के वास्ते एक कार्यबल का गठन किया गया है। ये कार्यबल देश में संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच केंद्रों में विस्तार को लेकर सरकार का मार्गदर्शन करेगा और इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण संबंधी पहलुओं पर नजर रखेगा। कार्यबल के गठन का निर्णय देश में चल रही जन स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए 26 जुलाई को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल इस कार्यबल की अगुवाई करेंगे। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। आज की खबर में खबरों का सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में 7 नए जिले बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने राज्य को सूखाग्रस्त का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सदन में अवरोध किया, जिससे कार्यवाही बाधित हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर अस्पताल में आग की घटना में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। दिल्ली में इस साल 30 जुलाई तक डेंगू के लगभग 170 मामले सामने आए हैं, जो 2017 के बाद से इस अवधि के लिए सबसे ज्यादा हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त पद का कार्यभार संभाला। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान के लिए जेल के कैदी तिरंगा बना रहे हैं। इस अभियान के तहत जो उत्पादन होगा वो ग्रामीण वासियों को और जो मुलाकात करने आते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 450 से अधिक तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से रवाना हुए। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी।
राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जुलाई के महीने में 66 साल बाद सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सालेह के बीच कल बैठक होगी, जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति सालेह का कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। जुलाई में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस साल जुलाई में मासिक कर संग्रह दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले अप्रैल 2022 में संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां जुलाई 2022 में 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। व्यापार ऑर्डर में वृद्धि के कारण ये तेजी आई। ग्लोबल इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक जून में 53.9 से बढ़कर जुलाई में 56.4 हो गया। ये 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। जुलाई के पीएमआई आंकड़ों ने लगातार 13वें महीने के लिए समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार की ओर इशारा किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 545 अंक से अधिक उछलकर 3 महीने के उच्च स्तर पर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 545.25 अंक यानी 0.95% चढ़कर 58,115.50 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 181.80 अंक यानी 1.06% की तेजी के साथ 17,340.05 अंक पर बंद हुआ। वाहन कंपनियों की जुलाई में बिक्री बढ़ने से इनके शेयरों में तेजी रही। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सुरनकोट शहर में बाढ़ आ गई है। इसकी वजह से स्थानीय प्रशासन को शिक्षण संस्थानों को बंद करना पड़ा। सुरनकोट के पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई और इसका पानी घरों और दुकानों में घुस गया। लोगों की मदद करने के लिए सेना और पुलिस को लगाया गया है। अधिकारियों ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि वे घरों के अंदर ही रहें और नदियों और नालों के आसपास नहीं जाएं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण 150 से अधिक लोग फंस गए हैं। लाहौल स्पीति जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक प्रशासन, पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के एक बचाव दल को मौके पर भेजा गया है। केरल में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने 7 जिलों में आज एक दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में एक दिन का अवकाश रहा। एर्नाकुलम में 4 अगस्त तक जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर सभी विभागों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले की नदियों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। अचिंता शेवली ने राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी रखते हुए पुरुषों के 73 किलो वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ बाजी मारकर देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले मीराबाई चानू और जेरेमी लाल विंडुंगा ने भारत को भारोत्तोलन में स्वर्ण दिलाए थे। राजस्थान में जयपुर शहर की तीज सबसे अनोखी रहती है। जयपुर शहर में तीज का मेला देखने के लिए हजारों की संख्या में जनता तो आती ही है, साथ ही विदेशी मेहमान भी तीज के रंग में रंग जाते हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से तीज माता की सवारी के दीदार का विशेष बंदोबस्त किया जाता है। चलते चलते आपको दिखाते हैं ये विशेष तस्वीरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।